बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू थॉट ट्रैक्स। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज़ महानूर सईद। हमने स्टार्ट किया हुआ था सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। आज हम डिस्कस करेंगे उसी के अंदर कन्वर्जन डिसऑर्डर को। कन्वर्जन डिसऑर्डर का दूसरा नाम फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर भी है। जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है इसका कन्वर्जन के कन्वर्ट होती है कोई चीज़। जब हमारा स्ट्रेस एंजाइटीज़ कन्वर्ट होकर हमें फ़िज़िकल सिम्टम्स के तौर पर नज़र आती हैं तो हम उसे कहते हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर। मींस कि जो ज़हनी दबाव या ज़हनी टेंशन है जब वो फ़िज़िकल सिम्टम्स या बॉडीली सिम्टम्स में शो होती है तो हम कहते हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर है। Conversion disorder is a condition in which you have a physical symptom of health problem but no injury or illness to explain them. ऐसे कोई फिजिकल सिम्टम्स और कॉजेज शो तो हो रहे होते हैं लेकिन वो जो उनकी रिपोर्ट्स होती हैं जो टेस्ट होते हैं वो क्लियर आ रहे होते हैं जिसकी वजह से ये डायग्नोज नहीं हो पाता कन्वर्जन डिसऑर्डर। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखते हैं, इनमें से एक का होना मस्ट हैव है। वॉलेंट्री मोटर सेंसरी इनकैपेटेबल क्लिनिकल फाइंडिंग्स। वीकनेस होती है या पैरालाइज हो जाते हैं, पैरालिसिस होता है कुछ टाइम के लिए। मूवमेंट जो होती है बॉडी की एबनॉर्मल होती है। लॉस ऑफ बैलेंस लॉस कर देते हैं वो अपना, सही से खड़े नहीं हो पा रहे होते जब उनको कोई अटैक आता है। सीजर्स मतलब कि झटके पड़ते हैं, कभी कभी खाना नहीं खा पा रहे होते, चल नहीं पा रहे होते, अब कोई चीज़ हाथ में पकड़ नहीं पा रहे होते, उनसे गिर जाती है, उनका कंट्रोल नहीं होता, बेहोश हो जाते हैं। और बेहोश होने का कोई टाइम पीरियड नहीं है कि वो 1 घंटा बेहोश है या 2 या 3। नॉन एलिप्टिकल सीजर्स और एपिसोड्स होती हैं रिस्पॉन्सिवनेस की कि उनको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती, उनका ब्रेन उस टाइम पे वर्क नहीं कर रहा होता, प्रोसेस नहीं कर रहा होता। सेंसरी में आता है नमनेस, उनकी बॉडी जो है वो नम हो जाती है, उनको कोई चीज़ कोई दर्द कुछ भी महसूस नहीं हो रहा होता। स्पीच में प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं, देखने में प्रॉब्लम हो रहे होते हैं, सुनने में प्रॉब्लम हो रहे होते हैं, लेकिन ये परमानेंट प्रॉब्लम नहीं होते। ये उनको जब वो दौरा या वो एपिसोड आती है तो उस टाइम होता है कि वो सुनना बंद हो गए हैं 3-4 घंटे के लिए, या उनको नज़र नहीं आ रहा 2-3 घंटे। और कॉग्निटिव डिफ़िकल्टीज़ मतलब उनकी मेमोरी लॉस भी हो सकती है इस टाइम पीरियड में और उनका कंसंट्रेशन भी लॉस हो सकता है। और भी बहुत सी क्लिनिकल फाइंडिंग्स हो सकती हैं इसमें इंक्लूड। सिम्टम्स जो हैं वो और किसी भी जो डायग्नोसिस DSM-5 में दिए गए हैं सारे डिसऑर्डर्स, उनका क्राइटेरिया मीट ना करता हो तो ही हम कन्वर्जन डिसऑर्डर का दे सकते हैं। और एक और बात यहाँ पे ये आती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंडिविजुअल है जिसको फिज़िकल सिम्टम्स तो शो हो रहे हैं, तो उसके घर वाले उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते इस केस में, कि वो सोच रहे होते हैं कि ये ड्रामे कर रहे हैं, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से जान छुड़ाना चाह रहे हैं कि मुझसे काम नहीं हो रहा, मुझे नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि जब वो उनके टेस्ट वगैरह करवाते हैं, उनकी एग्जामिनेशन होती है ब्रेन की और बॉडी की एग्जामिनेशन, तो टेस्ट सारे क्लियर आते हैं, जो घर वालों को और इस बात पर यकीन हो जाता है कि ये जानबूझकर ये चीज़ कर रहे हैं और ये सिर्फ ड्रामे हैं। ऐसे में डॉक्टर्स को या न्यूरोलॉजिस्ट को चाहिए कि वो कंसल्ट करने का कहें उनके पेरेंट्स को या उनके घर वालों को कि वो किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, क्योंकि ऐसा भी डिसऑर्डर क्या है जो किसी भी रिपोर्ट्स में नहीं आ रहा, लेकिन उसके फिजिकल सिम्टम्स जो हैं वो सब लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। स्पेसिफाई करें अगर मिक्स सिम्टम्स हैं, मतलब जो हमने पीछे सिम्टम्स पढ़े हैं सारे प्रेजेंट हैं, या सिर्फ स्पीच में मसला है, या उनको खाना खाने में मसला है, या उनको पैरालिसिस है या वीकनेस है, या उनकी मूवमेंट अब नॉर्मल है, या उनको सेंसरी इश्यूज़ हैं। तो इसमें से कोई सा भी एक प्रेजेंट है तो स्पेसिफाई करें, अगर सारे प्रेजेंट हैं तो वो मिक्स हो जाएगा। इसमें हम 6 स्पेसिफायर्स पढ़ते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। हम डिस्कस करते हैं इसकी सेवेरिटी लेवल को भी। स्पेसिफाई करें अगर एक्यूट एपिसोड है, बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट है, मतलब कॉन्टीन्यूस हो रही है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स मौजूद हैं, जैसे स्ट्रेस है, जैसे एंजाइटी है, जैसे कोई भी ऐसी चीज़ जिसका इतना ज़्यादा स्ट्रेस है जो उनको कॉज कर रहा है कन्वर्जन डिसऑर्डर। और विदाउट साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स तो वो भी मेंशन करें। ये तभी पता चलता है कि स्ट्रेसर्स प्रेजेंट है या नहीं जब साइकोलॉजिस्ट जो है उनकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं और वो फिर डिस्कस करते हैं उनसे कि क्या कौन सा स्ट्रेस ऐसा है जो आपको आपकी जो है बीमारी जो है वो कॉज कर रहा है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखते हैं हम इसका फैक्टिशियस डिसऑर्डर के साथ और बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर के साथ। फैक्टिशियस डिसऑर्डर में वो जानबूझकर ये सब कुछ कर रहे होते हैं, और इस डिसऑर्डर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो वो जानबूझकर कर रहे हों। बॉडी डिस्मॉर्फिक में जो इंडिविजुअल है वो कंप्लेन नहीं करता अपने सेंसरी इश्यूज़ के बारे में कि मेरी नाक में सांस नहीं सही ले पा रहा, मेरे कानों में से आवाज़ नहीं आ रही। वो उनको सिर्फ मसला होता है उनकी कि वो बने हुए किस तरह हैं। मेरी नाक नहीं सही, मुझे अपनी नोज़ नहीं सही लग रही, मेरी आईज़ थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, मेरे लिप्स थोड़े से बड़े होने चाहिए। ये सब चीज़ें उनको उनके
वो कंसिडर कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें हमने किसी और चीज़ की तरफ फोकस किया होता है, जो फिज़िकल सिम्पटम्स होते हैं बॉडी के अंदर। हम डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट। हिप्नोथेरेपी यूज़ होती है बहुत ज़्यादा और बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत टाइम से यूज़ हो रही है। इसमें क्या होता है, क्योंकि हम साइकोलॉजिस्ट का, थेरेपिस्ट का काम ये है कि वो उस स्ट्रेस और रूट कॉज़ को निकाले, जिसकी वजह से उनको कन्वर्जन डिसऑर्डर हो रहा है, उनके फिज़िकल सिम्पटम्स जो है वो शो हो रहे हैं। तो उस स्ट्रेस को और उस लाइफ़ इवेंट को जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, क्योंकि वो नहीं बता रहे होते, तो हिप्नोसिस इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट एंड थेरेपी। एक प्रोसीजर है जो अप्लाई किया जाता है, जिसमें आप उनको हिप्नोटाइज़ करते हैं और उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप उनसे सेशंस में वो रिवील होता जाता है कि क्या स्ट्रेसर है। फैमिली थेरेपी, फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है इनको ट्रीट करने में, क्योंकि हमारे यहाँ सोसाइटी में ऐसा समझा जाता है कि इनके ऊपर जिन आ गए हैं, जो इनको झटके पड़े हैं, या इनके मुँह से झाग आ रहा है, या ये ड्रामे कर रहे हैं। दूसरा चीज़ ये समझी जाती है कि फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड करती है, और ऐसे पेशेंट जो है वो वर्स हो जाते हैं, क्योंकि वो हर्ट होते हैं इस चीज़ से, क्योंकि उनकी वो कंडीशन को कोई समझ नहीं रहा होता। तो थेरेपिस्ट का ये रोल है कि फैमिली को मस्ट गाइड करे कि आपने इनको किस तरह से ट्रीट करना है, किस तरह से घर में पेशेंस के साथ इनको ट्रीट करना है और अंडरस्टैंड करना है, ताकि वो जल्दी जो है वो ठीक हो सके। फिज़िकल थेरेपी में आ जाता है कोई भी उनका फिर वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करेगा। किसी को स्पीच में प्रॉब्लम है, किसी को हियरिंग में है, किसी को देखने में इश्यूज़ हैं, किसी को वीकनेस है, किसी को नमनेस है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो फिज़िकल थेरेपी दी जाएगी उस क्लाइंट को। बायोफीडबैक एंड मेडिकेशन। बायोफीडबैक एक अच्छी थेरेपी है, जिसमें जो थेरेपिस्ट हैं वो क्लाइंट की बॉडी को जो है वो अटैच करते हैं मॉनिटर्स के साथ, कि वो मॉनिटर कर सकें, या कुछ इक्विपमेंट्स हैं जिनसे अपनी बॉडीली सिम्पटम्स को मॉनिटर कर सकें, अपनी बॉडी के फंक्शन को मॉनिटर कर सकें, और फिर आप सिखाते हैं कि आपने इनको किस तरह से बेहतर करना है, ताकि वो दोबारा मॉनिटर करें तो उनको फिर यकीन आ जाता है कि ठीक है, अब हम इनकी जो प्रैक्टिस है, जो इन्होंने हमें कहा था करने के लिए, इनसे हम ठीक हो रहे हैं, और बॉडीली चेंजेस जो हैं वो विदाउट इक्विपमेंट ही आना शुरू हो जाती हैं। मेडिकेशन में मेडिसिन्स तब दी जाती हैं जब कोई ये रिवील हो जाए हिप्नोसिस में कि वाकई में कोई एंजाइटी और स्ट्रेस या कोई ऐसा लाइफ इवेंट हुआ है जिससे उनको डिप्रेशन कॉज होना शुरू हो गया है, तो उसको हमने ठीक करना है। तब उस टाइम पे मेडिकेशन हेल्पफुल होती है।